नमस्कार। मैं डॉक्टर राधिका SGT पल्स में आपका स्वागत करती हूँ। योर डेली डोज और व्हाट्स नाउ एंड व्हाट्स नेक्स्ट। और आज स्टूडियो में है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, प्रसिद्ध लेखक और SGT यूनिवर्सिटी के माननीय चांसलर पद्मश्री राम बहादुर राय जी। सर, SGT पल्स में आपका स्वागत है। पद्मश्री राम बहादुर राय जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये पत्रकारिता का वो नाम है जिन्होंने पत्रकारिता को न केवल बतौर प्रोफेशन बल्कि इस पूरे लोकतंत्र की सही मायनों में आवाज और कलम बनकर जिया है। एक पूरे जीवन काल का संघर्ष जिन्होंने पत्रकारिता और इस लोकतंत्र के नाम कर दिया है। तो आइए बातचीत करते हैं आज पद्मश्री राम बहादुर राय जी से। सर, मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये एक मुहावरा है जिससे मीडिया की परिभाषा यानी डिफिनेशन बनती है। इसमें भाव ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद, संविधान में ये राज्य तंत्र के तीन नींव। हमारे संविधान में अमेरिका से भिन्न पत्रकारिता का कोई उल्लेख नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये माना कि नागरिक को जो अधिकार हम दे रहे हैं उन्हीं अधिकारों का प्रयोग अपने लिखने, पढ़ने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकारिता करें। तो इसलिए पत्रकारिता को संविधान को ख्याल में रखकर, हमारी राज्य व्यवस्था को ख्याल में रखकर, खास करके 26 जनवरी 1950 से जो राज्य व्यवस्था शुरू हुई नई स्वतंत्र भारत की, तो उसमें पत्रकारिता को एक पहचान मिली कि चौथा स्तंभ। इसका मतलब है कि तीन स्तंभ तो सब लोगों को मालूम है, चौथे स्तंभ के बारे में बताना था, इसलिए ये नाम दिया। अब वास्तव में पत्रकारिता चौथा स्तंभ है या नहीं है, इस पर कई तरह की ओपिनियन हो सकती है। जो लोग पत्रकारिता में है और पत्रकारिता की दशा दिशा को देख रहे हैं, वे पत्रकारिता को वास्तव में चौथा स्तंभ मानते हैं या पत्रकारिता स्वयं चौथे स्तंभ का काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये एक विवाद का विषय। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि भारत में पत्रकारिता का एक बहुत लंबा इतिहास है, श्रेष्ठ परंपराएं हैं और उन्हें उम्मीद ये की जाती है कि वही श्रेष्ठ परंपराएं चलती रहेंगी और चलती रहनी चाहिए। जब उन परंपराओं का उल्लंघन होता है तो लोगों को लगता है कि पत्रकारिता फिर कटघरे नहीं और कई अवसरों पर हुई। सर, एक आम आदमी के लिए पत्रकारिता या तो न्यूज़पेपर है या जो हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं, यानी कि या तो प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सर, वास्तविकता में पत्रकारिता है क्या? इसको दो तरह से देख सकते हैं। मैंने पहले कहा है कि भारत में पत्रकारिता की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है, तो मैंने कहा कि इसे दो तरह से देख सकते हैं। एक है जो भारत जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन भारत में पत्रकारिता, उसका स्वरूप अलग। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है आजकल जो नारद को आदि पत्रकार मानता है। हम नारद को आदि पत्रकार कह सकते हैं। नारद जैसे सैकड़ों पत्रकार पौराणिक काल या हमारी याददाश्त, लेकिन उन है तो एक हिस्सा ये है पत्रकार। नारद ने जो कुछ किया उसे हम पत्रकारिता कह सकते हैं। तो नारद की दृष्टि से पत्रकारिता क्या है ये समझना एक बात हो। इसको दो तीन वाक्यों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने नारद को पढ़ा। जब नारद को आदि पत्रकार के उत्सव होने लगे, जगह जगह कुछ उत्सवों में मैं गया भी बोलने के लिए,
खास करके बहुत पहले जयपुर में एक आयोजन हुआ था, तो मैं उसमें बोलने के लिए बुलाया गया और मैं वहाँ गया। तो तब हमने अपने पुराणों में नारद का जहाँ जहाँ वर्णन है उसको तुम ध्यान से पढ़ा। अच्छा, जो मेरी समझ बनी वो ये बनी कि नारद सबसे मिलते। नारद के बारे में एक धारणा है कि ये इनकी बात उनको बताते हैं, उनकी बात उनको बताते हैं, ये सही है। लेकिन नारद की जो विशेषता है वो आज उस समय भी और आज की पत्रकारिता में क्या सीखने लायक है वो मैं आपसे कहता हूँ। वो ये है कि जरा आप देख लीजिए पूरे जिन पुराणों में, जिन संस्कृत के ग्रंथों में नारद का उल्लेख आता है उसमें कहीं भी कोई दूरबीन से भी खोज करके ये नहीं निकाल सकता कि नारद ने राधिका राय से जो कहा वो सुनील से उसकी उल्टा कहा। और जब दोनों का मेल हुआ और नारद से पूछा गया कि आपने इनको क्या कहा और इनको क्या कहा, तो नारद को माफी मांगने की जरूरत। तो पत्रकारिता से भी ये उम्मीद की जाती है कि आप जो रिपोर्ट करेंगे उसमें आपको, अगर या अदालत आपसे पूछती है, जनता आपसे पूछती है, पॉलिटिकल लीडर आपसे पूछते हैं कि आपने जो लिखा वो सही है या नहीं, तो सही भी हो और ऐसा हो जिसमें आपको क्षमा मांगने की जरूरत न पड़े। नारद ने के पूरे जीवन, नारद ने कभी एक बार भी किसी से उनको ऐसा अवसर नहीं मिला जिसमें वो कहे कि हमको से गलती हुई। इतनी सावधानी, इतनी सतर्कता जो बरत सके उसे पत्रकारिता का। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पत्रकारिता की एक श्रेष्ठ परंपरा है। अब ज्ञात इतिहास में पत्रकारिता शुरू होती है 1776-73 से, जब ब्रिटिश भारत में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, कारोबार के लिए आए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने लगी तो एक व्यक्ति आया, अंग्रेजी था, नौजवान था, उसका नाम था हिक्की। पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ, जेम्स कुछ हिक्की करके है। और उसने एक गजट निकालना शुरू, और गजट में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो गड़बड़ियां होती थी उसको लिखता। तो उसके नाम से कलकत्ता से भी वो छपता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी वहीं था। हिक्की गजट के नाम से मशहूर है। तो हिक्की गजट से अंग्रेजी पत्रकारिता हमारे यहाँ शुरू होती है और उदंत मार्तंड नाम की पत्रकारिता से, जो संभवतः 1826 है, उससे 30 मई 1826 को कानपुर के एक शुक्ल जी थे, योगेंद्र शुक्ल संभवतः नाम था, उन्होंने एक पत्रिका निकाली और वो उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का अर्थ होता है घूमता हुआ सूरज। और उन्होंने अपनी पत्रिका का ध्येय वाक्य लिखा कि हम देशवासियों के लिए ये पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ 2 धाराएं बनी, अंग्रेजी की हिक्की गजट से बनी, हिंदी की और भारतीय भाषाओं की जो है वो उदंत मार्तंड से। दोनों पत्रकारिता का की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये कि
उदंत मार्तंड से जो भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता निकली, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भोपाल में एक संस्था है जो सप्रे संग्रहालय, माधवराव सप्रे संग्रहालय के नाम से जाती है। माधवराव सप्रे संग्रहालय ने शुरू से और 1947 तक पत्रकारिता कोश, भारतीय पत्रकारिता कोश नाम की 2 खंडों में किताब छापी। वो फिर से प्रकाशित हो रही है। हम उसकी प्रस्तावना हमने लिखकर लंबी भेजी है। जब वो पुस्तक छप करके आई थी तब मैंने उसको पढ़ा था, और यहाँ वो दोनों पुस्तकें हैं। किसी पत्र आप लोगों को देखना होगा तो वो आपको उपलब्ध। उस पूरे 2 खंडों को बहुत पहले मैंने पढ़ा था और उस पर कुछ लिखा भी था। तो मुझे याद है कि शुरू पूरी किताब को अगर 2-4 वाक्यों में कहना हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हिंदी और भारतीय भाषा की हमारी पत्रकारिता थी, वह स्वाधीनता संग्राम की का हरावल दस्ता, यानी राजनीतिक नेता, क्रांतिकारी पीछे पीछे थे। सेना की वो टुकड़ी जो मोर्चे से का मुआयना करने जाती है और बताती है कि कहाँ खतरा है, कहाँ नहीं खतरा है, कहाँ हमको मोर्चेबंदी करनी चाहिए। भारतीय पत्रकारिता ने स्वाधीनता संग्राम में यह रोल अदा किया। और किसने क्या रोल अदा किया, किस अखबार ने, किस संस्थान ने, उसकी पूरी कहानी इस किताब। उस किताब पर इससे ज़्यादा मैं कहूँ तो समय लगेगा। दूसरी बात कि आपके सवाल से संबंधित है, वो ये कि दूसरा फेज शुरू होता है 1947। 1947 से लेकर के और अब तक जो पत्रकारिता है उसको कई बार मैंने बहुत लोगों को बताया है कि 5 चरण हैं। एक चरण है 1947 से लेकर के और 1964-65 तक का। 64 तक नेहरू हैं, परंतु तो उसको आप शास्त्री तक नेहरू काल कर सकते हैं। तो एक चरण नेहरू काल का है और वो चरण भारत के नवनिर्माण का या पुनर्निर्माण का चरण। हम अगर उस चरण पर निगाह डालें तो पाएंगे कि 1947 में हिंदी भाषा भाषी राज्यों के बहुत शहरों में जिनके पास पैसा था, जिनके पास भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान देने की आकांक्षा थी और पत्रकारिता की जिनको थोड़ी समझ, इन 3 रुचियों वाले सेठों ने हिंदी के अखबार निकाले। पटना से आर्यावर्त निकला, प्रदीप सर्चलाइट निकला, इंदौर से नई दुनिया निकली, जयपुर से राजस्थान पत्रिका निकला, अजमेर से एक अखबार निकला, दिल्ली में नवभारत टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस का जनसत्ता। इंडियन एक्सप्रेस पुराना अखबार है लेकिन उसका जनसत्ता निकला और संपादक आप उसमें थे, कभी थे। तो और जनसत्ता अखबार जो निकला उसकी एक खूबी भी थी, वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर, जो रामनाथ गोयनका भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, गांधी जी से प्रेरित होकर के उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस निकाला था। इंडियन एक्सप्रेस बाद में निकाला, पहले निकाला उन्होंने द स्टैंडर्ड मॉर्निंग या द मॉर्निंग स्टैंडर्ड, चेन्नई से।
तो जनसत्ता के जो पहले संपादक हैं हिंदी के, वो व्योमकेश तिवारी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। मैं इनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, ये सारे अखबार एक प्रेरणा से निकले कि हमको जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए भारत का जो निर्माण हो रहा है उसमें योगदान, और उसी दृष्टि से उन्होंने संपादकों का चयन किया। संपादकों ने अपने अखबार को इसमें सहयोग दिया। दूसरा फेज शुरू होता है इसके बाद, जब लोगों को ये महसूस हुआ कि हम जैसा भारत बनाना चाहते थे उस कुछ रास्ते से भटक गए, तो कुछ बहस शुरू। उस बहस का नेतृत्व भी पत्रकारिता ने किया, और उस बहस के नेतृत्व के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था दिनमान, और अब ये उसके पहले संपादक। दिनमान जब हम लोग पढ़ते थे बीए वगैरह में, तो हमको याद है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल में, दिनमान कब आता है किस दिन आता है, तो साइकिल लेकर के मैं बुधौलिया आता था और दिनमान लेकर के फिर हॉस्टल जाता था, और उस दिन और कुछ नहीं पढ़ता, दिनमान पढ़ता। और मेरे जैसे बहुत विद्यार्थी। दूसरा फेज ये। तीसरा फेज आया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा, तो इमरजेंसी में पत्रकारिता का स्वरूप बदल, दो कारणों से बदला। एक तो शासन ने डराया और कुछ लोग डरे, ज्यादातर लोग डरे। लेकिन यह भी सच है कि इमरजेंसी लगने के बाद, उसकी कहानी लंबी है, कभी हम और इस पर बात करेंगे, लेकिन इमरजेंसी की घोषणा तो हुई है 26 जून 1975 को सुबह 8 बजे, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रेडियो से बता रही हैं कि इमरजेंसी लगा। लेकिन इमरजेंसी की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी 25 जून की रात को, और हमें इस बात का को याद करना चाहिए कि 25 जून की रात को जब इमरजेंसी पर पुलिस की कार्रवाइयाँ इंदिरा गांधी और संजय गांधी और उस समय के शासन के आदेश से शुरू हुई, तो जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ दिल्ली में, वो एक पत्रकार था, और वो के.आर. मलकानी। के.आर. मलकानी की किताबें यहाँ हों, उसमें उन्होंने लिखा कि रात 12 बजे कोई दस्तक दे रहा, someone knocking the door at 12 o'clock। ये उस पुस्तक का शीर्षक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, मूलतः वो अंग्रेजी के पत्रकार। और के.आर. मलकानी बताते हैं 25 जून की एक बड़ा ऐतिहासिक दिन। 25 जून को रामलीला मैदान में लाखों की सभा में जेपी ने लोगों को संबोधित किया। अब वो पत्रकारों के लिए वो बहुत बड़ा भाषण था। सभी बड़े संपादकों ने स्वयं उपस्थित रहकर उसको नोट लिया था, उसे एडिट करके उन्होंने अपने अखबार में छापा था। के.आर. मलकानी भी उस समय मदरलैंड के संपादक, जो अंग्रेजी में निकलता था, और मदरलैंड को और कोई पढ़े या न पढ़े, इंदिरा गांधी जरूर पढ़ती थी, क्योंकि उनकी उसमें आलोचना भी होती थी, उनके अच्छे कामों की तारीफ भी। मदरलैंड का संपादक जेपी के भाषण को एडिट करके और प्रिंट के लिए भेजकर अपने घर आता है 11:30 बजे, और खाना वाना खा करके जब वो बिस्तर पर जा रहे हैं, अभी उनको नींद नहीं आई है और नींद आने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। तो उन्होंने लिखा है कि मैं सोचने लगा कि इस समय रात को 12 बजे
और कौन दस्तक दे सकता? या तो डाकिया होगा जो किसी के मरने की खबर लेकर आया होगा, या पुलिस होगी तो वो यमराज का दूत होगा। इन दोनों यमराज के ही दूत। डाकिया भी अगर वो तार लेकर के आता है किसी मरने की खबर, तो यमराज का दूत है। और पुलिस भी अगर एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए आती है तो वो पुलिस नहीं है, जनता की रक्षक नहीं है, वो यमराज का दूत। और यमराज के दूतों ने प्यार मलकानी के घर को घेर। प्यार मलकानी की पत्नी पिछले दरवाजे से पड़ोसी को बुलाने के लिए जब जा रही हैं तो उनको निकलने तक नहीं दिया और उनको अपने घर में वापस आना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने घर को घेर दिया। तो ये लंबी कहानी हो जाएगी। ये इमरजेंसी 21 महीने थी और उस 21 महीने को एक दूसरा फेज कर सकते हैं। तीसरा फेज आया 1977, जब लोकतंत्र बहाल हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। अब इमरजेंसी के दौरान नागरिक अधिकारों की हत्या हो। इमरजेंसी के दौरान जीवन को हमारे संविधान ने नागरिक अधिकार भी दिया है और ये भी दिया है कि अधिकार दिया है कि व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। उसको जीने का भी अधिकार, जीवन का भी अधिकार है, जीने का अधिकार भी, और जीने के अधिकार में बोलने की आज़ादी है, जीने के अधिकार में लिखने पढ़ने की आज़ादी है, जीने के अधिकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसी को नागरिक अधिकार कहते हैं। इमरजेंसी में ये सब छीन लिए गए। इमरजेंसी में एक जबलपुर का बहुत मशहूर केस है, एक व्यक्ति का, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि आपको जीने का अधिकार नहीं, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके। तो ऐसा डर का माहौल था। मैं इमरजेंसी पर कभी और आपको बताऊंगा। तीसरा फेज मैंने कहा कि आया जब 77 था, और उसके बाद ये चूंकि कि जनता पार्टी की सरकार लंबी नहीं चली, तो 80 में इंदिरा गांधी दोबारा आती है। वो पत्रकारिता का एक चौथा फेज, और वो पत्रकारिता का ये फेज चौथा जो है वो 89 तक चलता है, और 89 के बाद जो पत्रकारिता है वो 5वें फेज में है और वो चल रही। अब 80 से और 89 तक या 89 तक जो पत्रकारिता है उसमें प्रतिरोध है, थोड़ा संतुलन भी है, और ये सत्ता अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी है, और जो अच्छा काम नहीं हो रहा तो उसकी आलोचना, और भी कई बातें हैं। लेकिन इस दौर में ये पत्रकारिता ने अपना काम, मैं मानता हूँ कि चौथे फेज तक पत्रकारिता ने वही काम किया है जो हमारे यहाँ की श्रेष्ठ परंपरा के रहे मोटे तौर। लेकिन 5वें फेज में गड़बड़ियाँ हुई, और गड़बड़ियाँ क्या हुई बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा क्योंकि ये लंबी कहानी। वो ये है कि 89 एक ऐसा वर्ष है जिसमें भारत में दो व्यक्ति, एक तरफ राजीव गांधी है जिन पर बोफर्स से रिश्वत लेने का आरोप है, उससे पहले वो मिस्टर क्लीन की इमेज में है। दूसरी तरफ उन्हीं का एक वित्त मंत्री है जिसका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, वो विरोध में बाहर आता है। तो भारत की हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने उस 87 से 89 के बीच में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, और उसके सिंबल बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। और हम सब जानते हैं कि 2 दिसंबर
89 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ, तो वहाँ से ये फेज, नया फेज शुरू होता है। और लेकिन नया फेज हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए, वो है, परंतु नया फेज हमारे पतन का भी विषय हुआ। वो इसलिए हुआ है कि भारतीय भाषा की पत्रकारिता में जहाँ संपादक का रोल था, जहाँ हर अखबार में छोटे बड़े पत्र पत्रिकाओं में संपादक होते थे, 89 में जो बात हुई वो कम लोग गौर करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि कि मैं उस दौर में था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ लगातार 3 साल तक हमने यात्राएं की थी, पत्रकारिता को भी मैंने देखा है और मैं अभी भी पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो राजीव गांधी के मुकाबले विजय हुई, वह विजय जनमत की थी, भारतीय जनमत की। वो जनमत बनाया पत्रकारिता। ये जनमत बना करके किसी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की घटना भारत में पहली बार। इंदिरा गांधी हटी, वो अपने कुकर्मों से हटी। जनमत का उसमें यानी अखबार का रोल उसमें कम था, पत्रकारिता का रोल कम था। लेकिन राजीव गांधी की पराजय समझने के लिए बताना चाहता हूं कि हिंदू समूह यानी हिंदू अखबार का जो ग्रुप है, कस्तूरी रंगन जिसके का परिवार, चेन्नई में या दक्षिण भारत में हिंदू अखबार हेलीकॉप्टर एक शहर से दूसरे शहर तक हवाई जहाज से उसका अपना जहाज और वितरण होता है। उसके हिंदू अखबार को उसके पाठक नियंत्रित करते हैं। आज भी हिंदू अखबार विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ खड़ा है। आंध्र प्रदेश में रामोजी राव, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ है, रामोजी राव इनाडू ग्रुप के मालिक थे। इनाडू अखबार तेलुगु अखबार था और इनाडू अखबार इस देश का पहला अखबार है जो जिले जिले में उसके संस्करण। इनाडू अखबार ने एनटी रामाराव को वहां का मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इनाडू अखबार विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ खड़ा हुआ तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सफाया। महाराष्ट्र के अखबार, मैंने पूरे देश का मैं ऐसे उदाहरण देकर बता सकता हूँ। और दिल्ली के छोटे बड़े अखबार, जैसे मान लीजिए ये सारे अखबार विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ। बल्कि मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ मैंने कहा कि मैं था, तो जो मैं देखता था वो लिखता था। और हमारे संपादक थे राजेंद्र माथुर, उन्होंने हमको कभी रोका नहीं। एक दिन माथुर साहब का मेरे पास फोन आया कि ये आप क्या आ सकते हैं दफ्तर? तो मैंने कहा कि कब आना है आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जितनी जल्दी आ सकते हैं आ जाइए। मैं गया माथुर साहब के ऑफिस में यानी कमरे में गए। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या हम नवभारत टाइम्स के माध्यम से विश्वनाथ प्रताप सिंह का बहुत अधिक पक्ष ले रहे हैं? तो मैंने कहा कि माथुर साहब मैं इसका जवाब आपको दूंगा, पहले मेरे सवाल का आपको जवाब। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आपको सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक अशोक जैन का फोन आया था? क्या आपके पास सूचना प्रसारण मंत्री HKL भगत का फोन आया? क्या आपके पास राजीव गांधी का फोन आया? यही 3 लोग हैं जो आपको फोन कर सकते हैं। और वह यही 3 लोगों के फोन करने के बाद आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता, तो मुझे आप बताइए किसका फोन आया? फिर मैं बताऊंगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं।
तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि तीनों का। तो मैंने कहा कि आप तीनों को ये बात बता दीजिए, हमारी ओर से बता दीजिए कि राम बहादुर राय ये कह रहे हैं कि चुनाव का परिणाम तय करेगा कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मैं आपको बता देता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह आ रहे हैं धूमधाम से। अब और भी बात हुई, लेकिन यहाँ रिलेवेंट पोर्शन नहीं। और ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जो 5वां फेज है उसको हम समझाना चाहते हैं कि चौथे फेज तक संपादक नाम की एक संस्था थी और संपादक जैसा होता था वैसा संस्थान काम करता था। 5वें फेज की जो सबसे बड़ी कठिनाई है और पत्रकारिता का जो आज सबसे बड़ा मैं संकट मानता हूँ, मैं नहीं जानता कि मुझसे कितने लोग सहमत हैं, लेकिन लंबे समय तक पत्रकारिता में रहने और आज भी होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि 5वें फेज में, चूंकि कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को विजयी बनाने में पत्रकारिता का रूल था, तो अखबार के मालिकों ने, तब चैनल नहीं आए थे, अखबार के मालिकों ने ये समझा कि अब हम स्वयं संपादक बन जाएंगे तो हमारा मुनाफा ज्यादा। तो पत्रकारिता की प्रेरणा 5वें फेज में मुनाफा है और सत्ता। ये 5वें फेज की पत्रकारिता है और उसके बारे में और कुछ होगा तो बात करेंगे। लेकिन इसके कारण से पत्रकारिता पर जो सवाल हैं वो इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता का नेतृत्व प्रोफेशनल के हट करके मालिकों पर पहुंच। पत्रकारिता का लक्ष्य भारत के आज के नए भारत के निर्माण से हट करके पूंजी के खेल में पहुंच।